नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम राज्य शासन के संवैधानिक ढांचे और राजस्थान के उस बेहद दिलचस्प राजनीतिक इतिहास को एक साथ जोड़कर देखेंगे। अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है ना कि संविधान के वो सख्त नियम और असल राजनीति का जो ड्रामा है वो आपस में कैसे टकराते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में उतरते हैं और मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के काम करने के तरीके को बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में समझते हैं। आज की हमारी इस चर्चा को हम मुख्य रूप से इन 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला द रियल एग्जीक्यूटिव हेड, दूसरा है नियुक्ति और कार्यकाल के नियम, तीसरा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चौथा कैबिनेट बनाम काउंसिल और आखिर में हम बात करेंगे कुछ बेहद ऐतिहासिक मुख्यमंत्रियों के सफर की। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, वास्तविक प्रमुख यानी द रियल एग्जीक्यूटिव हेड। अब सबसे पहला सवाल तो यही दिमाग में आता है कि भाई राज्य सरकार में सत्ता की असली डोर आखिर होती किसके हाथ में है। देखिए, अगर हम कागजों या संविधान की बात करें तो राज्य का मुखिया राज्यपाल होता है। सरकार के सारे काम उन्हीं के नाम से होते हैं, लेकिन सच कहूं तो वो सिर्फ एक नाममात्र के प्रमुख हैं। अनुच्छेद 164 बिल्कुल साफ कहता है कि असली कार्यकारी प्रमुख यानी स्टेट का रियल बॉस मुख्यमंत्री ही होता है। असल में सारे बड़े फैसले मुख्यमंत्री और उनकी टीम लेती है और राज्यपाल महोदय बस उस पर अपनी औपचारिक मोहर लगाते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, नियुक्ति और कार्यकाल के नियम। आखिर एक मुख्यमंत्री की कुर्सी कैसे तय होती है? सारी सत्ता की असली चाबी एक जादुई आंकड़े में छिपी है और वो है 101। राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों में से अगर आपको सरकार बनानी है तो ये जादुई आंकड़ा चाहिए ही चाहिए। वैसे तो हमारा संविधान बड़ी तकनीकी भाषा में कहता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेंगे, लेकिन असल जिंदगी में इस भारी भरकम शब्द का सीधा सा मतलब है विधानसभा में बहुमत। जब तक आपके पास 101 विधायकों का पक्का समर्थन है, आपकी कुर्सी बिल्कुल सुरक्षित है। अब यहाँ एक बड़ा ही रोचक सवाल उठता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति विधायक है ही नहीं, तो क्या वो मुख्यमंत्री बन सकता है? बिल्कुल। और ये कोई लूप होल नहीं है, बकायदा संविधान में इसकी छूट दी गई है। बिना चुनाव जीते भी कोई व्यक्ति सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकता है, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए। इन 6 महीनों के अंदर अंदर उन्हें हर हाल में कहीं ना कहीं से चुनाव जीतकर विधायक बनना ही पड़ता है। कुर्सी मिल गई तो जिम्मेदारियां भी आएंगी। अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री के कुछ बहुत ही सख्त कर्तव्य तय किए गए हैं। प्रशासन और कानून से जुड़ा जो भी फैसला होगा वो राज्यपाल तक पहुंचाना ही होगा। ध्यान दीजिएगा, ये कोई सलाह या सुझाव नहीं है, ये एक पक्की संवैधानिक ड्यूटी है। असल में पूरी मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच बातचीत का इकलौता पुल मुख्यमंत्री ही होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे पड़ाव की तरफ, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मुख्यमंत्री की अपनी कोर टीम। लोकतंत्र की पूरी नींव एक बहुत ही खास सिद्धांत पर टिकी है जिसे कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 164(2) बिल्कुल साफ कर देता है कि पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर विधानसभा में सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाती और अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं जाते, पूरी की पूरी सरकार को एक साथ इस्तीफा देना पड़ता है। आसान शब्दों में कहें तो ये सब एक साथ तैरते हैं और अगर डूबने की नौबत आई तो एक साथ डूबते हैं। एक दौर ऐसा भी था जब विधायकों को खुश करने के लिए थोक के भाव मंत्री बना दिए जाते थे, लेकिन फिर आया 2003 का 91वां संविधान संशोधन, जिसने एक पक्की लक्ष्मण रेखा खींच दी। नियम बन गया कि अब मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से ज्यादा हो ही नहीं सकता। अगर हम राजस्थान की बात करें तो इसका मतलब है मैक्सिमम 30 मंत्री, बस मुख्यमंत्री को मिलाकर भी 30 से एक ज्यादा नहीं। अब इन 30 मंत्रियों में भी अलग अलग कैटेगरी होती हैं। सबसे ऊपर आते हैं कैबिनेट मंत्री, जिनके पास गृह, वित्त या शिक्षा जैसे सबसे भारी और महत्वपूर्ण विभाग होते हैं। फिर नंबर आता है राज्य मंत्रियों का। इन्हें या तो किसी छोटे विभाग का स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है या फिर ये कैबिनेट मंत्री के जूनियर के तौर पर उनकी मदद करते हैं। और तीसरे होते हैं उपमंत्री, जिनका काम पूरी तरह से सिर्फ असिस्ट करना होता है। अब जरा इस खास पद को देखिए, संसदीय सचिव। ये बड़ा ही कमाल का राजनीतिक जुगाड़ है। राजस्थान में 1967 में मोहनलाल सुखाड़िया जी के समय इसकी शुरुआत हुई थी। होता क्या है कि जब 15% वाली वो लिमिट आड़े आ जाती है और आपको कुछ खास विधायकों को खुश भी करना होता है तो उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा देने के लिए संसदीय सचिव बना दिया जाता है।
और सबसे दिलचस्प बात, इनकी नियुक्ति और शपथ राज्यपाल नहीं करवाते बल्कि खुद मुख्यमंत्री करते हैं। हमारा चौथा टॉपिक है कैबिनेट बनाम काउंसिल। ये एक ऐसी चीज है जिसमें अच्छे अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए इसे सुलझाते हैं। देखिए, मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल का आकार काफी बड़ा होता है, क्योंकि इसमें वो तीनों स्तर के मंत्री शामिल होते हैं जिनकी हमने अभी बात की, और इसका जिक्र हमारे मूल संविधान में शुरू से है। वहीं दूसरी तरफ मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट एक बहुत ही छोटा और चुनिंदा ग्रुप है। इसमें सिर्फ कैबिनेट रैंक के कोर मंत्री बैठते हैं। लेकिन जब बात फैसले लेने की आती है ना, तो ये छोटा सा ग्रुप ही सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। और हाँ, ये मंत्रिमंडल शब्द मूल संविधान में नहीं था, इसे 1978 में 44वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। तो ये तो हो गई नियमों की बात। अब आते हैं अपने 5वें और आखिरी पड़ाव पर, ऐतिहासिक मुख्यमंत्री। चलिए राजस्थान के उस सुनहरे दौर में चलते हैं जहां इन नियमों को असल राजनीति के अखाड़े में आजमाया गया। राजस्थान की राजनीति का शुरुआती दौर किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं था। कहानी शुरू होती है हीरालाल शास्त्री जी से, जो राज्य के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री बने। उसके थोड़े ही समय बाद एक ऐसी घटना हुई जो बहुत ही दुर्लभ है। एक आईसीएस यानी कि आईसीएस अधिकारी सीएस वेंकटाचारी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया गया। फिर दौड़ आया जयनारायण व्यास और टीकाराम पालीवाल का, और इसी उथल-पुथल ने आगे चल के मोहनलाल सुखाड़िया जी के उस ऐतिहासिक और लंबे कार्यकाल की मजबूत नींव रखी। टीकाराम पालीवाल जी का किस्सा तो वाकई सुनने लायक है। 1952 के पहले चुनावों में एक बड़ा उलटफेर हुआ। जयनारायण व्यास जी अपनी दोनों सीटों से चुनाव हार गए। ऐसे में पालीवाल जी को पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। जब व्यास जी उपचुनाव जीतकर वापस आए तो टीकाराम पालीवाल जी ने चुपचाप पद छोड़ दिया और उसी सरकार में व्यास जी के अंडर उप मुख्यमंत्री बन गए। सोचिए, एक चुना हुआ मुख्यमंत्री खुद एक कदम पीछे हट जाए। राजनीति में ऐसा उदाहरण शायद ही कहीं और मिले। और अब जिक्र करते हैं आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया जी का। उनका कार्यकाल कोई छोटा मोटा नहीं, पूरे 17 साल तक लगातार चला। उन्होंने राजस्थान की राजनीति पर एक गहरी छाप छोड़ी। हालांकि इन्हीं के समय में 1967 में एक ऐसा वक्त भी आया जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, और तब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था। फिर आया 1969 का राष्ट्रपति चुनाव, और इसी दौरान इंदिरा गांधी का वो मशहूर बयान आया, अंतरात्मा की आवाज पर वोट दें। अब हुआ ये कि सुखाड़िया जी ने इस निर्देश का पालन नहीं किया, और राजनीति में ऐसे फैसलों की कीमत चुकानी पड़ती है। नतीजतन इंदिरा गांधी के दबाव में आकर 1971 में सुखाड़िया जी को अपना वो 17 साल लंबा कार्यकाल छोड़कर इस्तीफा देना पड़ा। राजस्थान की राजनीति में ये किसी बड़े भूकंप से कम नहीं था। सुखाड़िया जी के उस ड्रामेटिक इस्तीफे के बाद राज्य की कमान सौंपी गई बरकतुल्ला खान को। इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गांधी का पूरा साथ दिया था। खान साहब राजस्थान के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनका सफर बहुत लंबा नहीं रहा। वो राज्य के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री भी थे जिनका पद पर रहते हुए ही निधन हो गया। तो इतिहास के इन पन्नों को पलटने के बाद हमारे सामने एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। आप संविधान में कितने भी नियम कानून क्यों ना बना ले, सत्ता की असली चाबी हमेशा और हमेशा विधानसभा के पटल पर मौजूद उन नंबरों से ही तय होती है। वो जादुई 101 विधायकों का समर्थन। अगर वो आपके पास नहीं है तो राजनीति में कोई भी पद स्थायी नहीं होता। तो इस पूरी चर्चा के अंत में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। आप खुद सोचिएगा, क्या संविधान के ये सख्त नियम राजनीति के इस ड्रामे को कंट्रोल करते हैं, या फिर ये जो पल पल बदलता राजनीतिक ड्रामा है ये बार बार हमारे संविधान की सीमाओं का इम्तिहान लेता है? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि राजनीति और संविधान का ये सफर आपको जरूर पसंद आया होगा।